everyone. Welcome to the aspirant, and today we are going to do part 5 of geography through NCERT. तो हम देख रहे हैं किस तरीके से हमें लाइन टू लाइन ही कवर करना है, पर कौन सी लाइंस पूछी जा सकती हैं उस हिसाब से. तो बिफोर गोइंग ऑन टू पार्ट 5 आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1, 2, 3, 4 भी देखें ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. एक टॉपिक जो हमने छोड़ा है वो है लैंडफॉर्म्स वगैरह के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. जो हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, वो क्यों होते हैं. जब भी सन की रेज हमारी अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ की जो भी एयर होती है वो क्या हो जाती है, उस पे जो हीटेड हो जाती है, इसकी वजह से वो क्या होती है, एक्सपेंड हो जाएगी. जैसे एक्सपेंड होगी वो ऊपर चली जाएगी. एंड इट एक्चुअली, और जो कंप्रेस्ड होगी वो होगी कूल्ड एयर, जो कि सिंक डाउन करेगी नीचे, क्योंकि उसमें जो भार होगा वो ज़्यादा होगा. इसी की वजह से क्या होता है, प्रेशर मोमेंट होता है हमारी पूरी अर्थ पे. और ये जो विंड होती है ना, ये पूरी जो हीट होती है पूरे प्लैनेट पे रिडिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस. और फिर किस तरीके से हमारी प्रेसिपिटेशन होती है कि वर्टिकल राइजिंग ऑफ एयर, वो ऊपर जाके कूल डाउन हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाते हो आपका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है. लैप्स रेट में हमने पढ़ा है. एंड जब वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस इनिशिएट होगी, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कि विच कैन बी सेड एज व्हाट, दी डर्ट, उससे जो होंगे वो क्लाउड फॉर्मेशन होगी. जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे एंड इट इज़ नो लॉन्गर कैन होल्ड द मॉइस्चर, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. ऑलराइट. अब क्या है, हमें देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, सपोज ये सी लेवल है, इसके ऊपर जितनी भी एयर है इसमें कितना मॉइस्चर है. सो द एयर कंटेंट इन द यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना एयर है फ्रॉम दी मीन सी लेवल, वो उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कितनी हवा है एक एरिया में पर यूनिट एरिया. नाउ इसको मेजर करते हैं आप पास्कल में, और ये शायद प्रीलिम्स में वो गूगली फेंकते हैं कि व्हाट इज़ द सी लेवल एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. आई एम जस्ट पुटिंग ए स्टमक. ना यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे कि जो सरफेस पे एयर होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है इन कंपैरिजन टू जो एयर ऊपर होती है. वाई? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो एयर को होल्ड करके रखती है नीचे की तरफ. ऑलराइट. तो ये आ सकता है कि वाई द सरफेस एयर इज डेंसर. देन द सेकेंड रीजन में दे देगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस. नाउ द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो होती है, आपको पता है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेशर होता है डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट, जैसे आप बढ़ते जाओगे. पर यह है कि ये जो प्रेशर आपको डिक्रीज हो रहा है तो सेम रेट से नहीं हो रहा है कि आपका जो रेट है वो सेम होगी, कांस्टेंट रेट से नहीं है. तो आप बोलोगे कि एज यू गो अबव इन द एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली इन ऑल सिनेरियोज, नो, इट वुड बी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट और गलत हो जाएगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होगा कि जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है या हॉरिजॉन्टल. तो ऑफ कोर्स वर्टिकल ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम है. पर हमें क्यों बैलेंस्ड फील होता है? बिकॉज ऑफ दी अपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स. ये रीज़न दे देगा और बोलेगा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ये दे देगा. इसी वजह से हम लोग क्या, जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड होती है ना वो हमें फील नहीं होती हैं. ऑलराइट. अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो मेजर कैसे होता है. तो जो प्रेशर होता है वो आप आइसो बार्स ड्रॉ करते हो. आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब जो प्रेशर, जो सेम प्रेशर को दर्शाते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका कि जो आप जो मेजर करते हो प्रेशर को, तो आप रिड्यूस क्यों कर देते हो, सी लेवल से ही क्यों मेजर करते हो, ताकि आप कंपैरिजन कर सको. अब कोई सी लेवल से, कोई माउंटेनियस रीजन से है तो आपका जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट आएगा, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द कंपैरिजन. ऑलराइट. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है. आपको पता है ये इक्वेटर है. ठीक है. अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे सन की रेज जो होंगी वो वर्टिकली पड़ेंगी. ठीक है. वर्टिकल जो एरिया होता है वो कम होता है, हमने ये भी देखा था. यहाँ पे सन की रेज वर्टिकली पड़ रही है, मतलब यहाँ पे जो होगा वो लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ की जो एयर होगी वो गर्म होके उठ के चली जाएगी. अब आपको ध्यान देना है कि जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ होगा, अभी लो प्रेशर यहाँ पे है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेज हैं वो सबसाइड करेंगी. अब आपको पता है यहाँ पे है पोलर रीजन जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे जो होगा वो हाई प्रेशर होगा. अब हाई प्रेशर से चलेगी लो प्रेशर की तरफ हवाएं, तो क्या होगा, जो 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ होगा वहाँ पे पोलर लोज होंगे. क्यों? क्योंकि जो पोलर रीजन्स हैं
पोलर हाई है, वहाँ से जो विंड्स चलेगी वो पोलर लोज की तरफ चलेंगी। अभी देखो हम यहाँ पे देखेंगे एक तरीके का सिस्टम इन अ डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू दिस, या दिस, सी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको पता है ये अर्थ का पूरा एक डायग्राम है, इमेजिन, ठीक है। जस्ट अर्थ का डायग्राम इमेजिन करो। आपका यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की रेज पड़नी है। तो सेकंड चीज़ क्या होगी, यहाँ पे हाई लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर होगी वो राइज हो जाएगी, सबसाइड कहाँ करेगी जाके, जहाँ पे उसको लो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे है पोलर हाई, जहाँ पे पोलर हाई होगा क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो पोलर हाई से पोलर लो यहाँ पे होगा 60 डिग्री नॉर्थ में, क्या होगा आपका सब पोलर लो। तो यहाँ पे हाई लो हाई एंड लो, यहाँ पे ऐसे विंड्स चलती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, पहले चीज़ वो बोलेगा कि जो हेडली सेल बनता है वो कहाँ बनता है, ये सेल्स जो है ना, पोलर सेल, फेरल सेल, हार्डली सेल, इसमें चेंज कर देगा। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि पोलर सेल्स जो होंगे वो ऊपर ही बनेंगे पोल से ही, लेकिन हेडली सेल और फेरल सेल्स में वो इंटरचेंज करके दे देगा। तो हेडली सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं इक्वेटर के पास, और फेरल सेल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री जो पोलर लो होता है और जो सब ट्रॉपिकल हाई होता है उसके बीच में बनते हैं आपके फेरल सेल। तो 3 सेल कौन थे, हेडली सेल, फेरल सेल्स एंड पोलर सेल। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी होगी वो है ट्रेड विंड की डायरेक्शन। आपको पता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। इसकी वजह से जो विंड्स आ रही हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नॉर्थ में, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये देखो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ पे जब ये कन्वर्ज होती है ना आके, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्यों, बिकॉज ये थ्रू आउट चलती हैं, ये सीजनल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, कन्वर्ज होती हैं, यहाँ पे आईटी सीजर बनता है। अब आईटी सीजर भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ है वेस्टर्लीज, जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन में चल रही हैं। देखो जो वेस्टर्लीज है ना, कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ पे जा रही हैं, उस हिसाब से इनका नाम है। फिर पोलर ईस्टर्लीज, जो ईस्ट की साइड पे आ रही हैं, ये देखो। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। आपको इतना ही ध्यान रखना है, और ये सेल्स के नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो ITCZ है, मतलब जहाँ पे 2 ट्रेड विंड्स आके मिल रही हैं, इट इज़ क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म हवाएं हैं, इक्वेटर पे बह रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई के बारे में, सब ट्रॉपिकल लो के बारे में भी पढ़ा है। अब वो पूछ लेगा कि जो सारे सेल्स बनते हैं ना, हेडली सेल, फेरल सेल्स, वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनते हैं। तो ये जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अ, गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो सेल्स होते हैं वो सब्सिडेंस ऑफ एयर की वजह से भी बनते हैं। जैसे मिडिल लैटिट्यूड्स में, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। वहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो रही हैं पोलर हाई से और इक्वेटोरियल लो से। इसी वजह से जो बीच का पैटर्न है वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो मैंने है वो मैंने समझा दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो ITCZ इज़ अ लो प्रेशर जोन। जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, ट्रेड विंड्स, वो कन्वर्ज हो रही हैं कहाँ पे, एक इक्वेटर पे, जो लो प्रेशर एरिया बना रही हैं। यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्टिव सेल बनेगा। अब कन्वेक्टिव सेल क्या होता है कि जब भी नीचे की लेयर्स में हीट है, तो जो भी ऊपर एयर जाएगी तो वो अपनी पूरी लेयर्स को अपने टेम्परेचर में ढाल देगी, और एक तरीके का कन्वेक्टिव सेल बनाएगी, वो होगा आपका हार्डली सेल, राइट। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई के बारे में भी दिया गया है, जो है 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ। एंड यहाँ पे और भी बारे में बताया गया है कि पोल्स क्यों, यहाँ पे पोल्स पे ठंडी होती है इसलिए हाई प्रेशर होता है। एंड दिस इज जो मैंने समझाया, इट इज़ इनफ फॉर योर रीडिंग। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी वो है फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द विंड्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि जो एयर मोशन में होती है उसको विंड बोलते हैं, और जो फोर्स एक्सर्ट करती है अर्थ बिकॉज इट इज़ ऑन द रोटेशन, वो होता है कोरियोलिस फोर्स। और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है
वो हॉरिजेंट देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, इनमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है और इनका रिलेशनशिप ही पूछा जाता है बिकॉज इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। पर आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? अ डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। आप जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे दो जगहों का जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। इस प्रेशर जो डिफरेंस है उसको क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा। जब आपका आइसोबार्स क्लोज हैं टू ईच अदर, ओके, तब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? हाई होगा, ज़्यादा होगा। और जब आइसोबार्स थोड़ी दूर दूर प्लेस्ड हैं तो क्या होगा? वो कम होगा। अब मैं बताती हूँ क्यों। सपोज़ ये एक प्लेस है जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है और दूसरा प्लेस तुरंत ही है जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है। मतलब ये पूरा एरिया बहुत ही कम डिस्टेंस पे हाई हाई प्रेशर के जोन्स को आइसोबार से जोड़ रहा है। पर अगर यहाँ पे एक हाई प्रेशर है, यहाँ पे है, तो ये जो वीक होगा प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर है। तो मतलब जो प्रेशर होता है अगर ज़्यादा हो है, प्रेशर ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब जो है जो आइसोबार्स हैं वो क्या है? क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है। और अगर वो वीक है तो मतलब दे आर अपार्ट। ये भैया क्लासिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कब होगा कोई चीज़? जब आप साथ में रहोगे। और वीक कब होगा? जब आप साथ में नहीं रहोगे। अब मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि जो जनवरी होता है उसमें जो नॉर्दर्न हेmisफेयर जो नॉर्दर्न हेmisफेयर में होता है वो कॉन्टिनेंट की तरह कहाँ पे किस साइड पे आइसोथर्म्स आइसोबार्स जो होते हैं वो डेविएट करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने निमोनिक भी दिया था कि जनवरी में कहाँ पे किस साइड पे मूव करते हैं, ओशियन में कौन सी साइड पे मूव करते हैं, नॉर्दर्न साइड पे या फिर यू नो कॉन्टिनेंट साइड पे। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जो आपके दीज बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और इसके ऊपर जब भी वो बहती हैं ना तो फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लैंड पे बह रही हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हैं, और जो सी होता है ना उसमें केवल पानी होता है, तो बहुत जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो याद रखना, क्योंकि और ये भी पूछेगा वो कि सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रिक्शनल फोर्स क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जो लैंड एरिया है वो बहुत कम है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसकी वजह से क्या हो गया? कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अभी 1844 में आपने फ्रेंच फिजिसिस्ट ने इसका नाम दिया था। एंड ये जो क्या करती है कि मैंने अभी बताया था कि जो विंड को क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लो की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। ऐसे है, इधर कर दिया, ऐसे है, इधर कर दिया, ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। भाई क्लासिक क्वेश्चन, प्लीज़ 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 याद रखो। ऑल राइट। अब सी एक चीज़ और देनी है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना वो इट एक्चुअली एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर, याद रखो जो भी है, परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है is actually perpendicular to an isobar. The higher is the pressure gradient force, the more is the velocity of the wind and the larger is the deflection. जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी विंड की। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्लीज़ लाइन टू लाइन पूछे जा चुके हैं। उतना ही विंड का डिफ्लेक्शन होगा। अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो विंड का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब क्या है कि जो इक्वेटर है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या है? एब्सेंट है। एंड बिकॉज एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। जो लो प्रेशर एरिया होता है it actually gets filled instead of getting intensified and this is the reason why the cyclones are not formed at the equator। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइक्लोन फॉर्मेशन में कंडीशन होती है वो होती है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, वो एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो लो प्रेशर होता है वो फिल हो जाता है, ना कि इंटेंसिफाई होता है। क्यों इंटेंसिफाई नहीं हो पाता है? वहाँ पे बस केवल फिल होता रहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चल रही हैं। अब प्रेशर एंड विंड्स क्या होती है? जो velocity and the direction of winds are not the result of wind generating forces. The winds in the upper atmosphere 2 to 3 kilometers of the surface are free from the frictional force and controlled by the pressure gradient and Coriolis force। अभी वो बोल रहा है कि नीचे जो आपकी winds बह रही हैं it can be a result of the frictional force क्योंकि buildings है। अब 2 से 4 किलोमीटर तक आपकी buildings नहीं है तो आपका जो wind deflection होगा ये pressure की वजह से नहीं हो रहा है।
ठीक है, या ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कोई सॉरी यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं आ रहा है, पर क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स काम आ रहा है। व्हेन द आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, द प्रेशर ग्रेडियंट इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स। ये क्लासिक है, आपको बस याद रखना है। अब ये पूछा जाएगा जियोस्ट्रॉपिक विंड्स क्या होती हैं। जब आइसोबार्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं और कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो 2 से 4 किलोमीटर ऊपर कोई चीज़ हो रही है। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो किससे बैलेंस हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स से, और इसकी वजह से जो आइसोबार्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं विंड के, जो भी बह रही है विंड, एंड दिस इज नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। और आपको एक चीज़ और पता लगानी चाहिए कि एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। सी एंटी साइक्लोन मतलब क्या होते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, अब साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन जो होते हैं वो लो प्रेशर एरिया होते हैं, एंटी होगा इसके अपोजिट होगा, तो ये हाई प्रेशर का होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन होगा, आप कैसे याद रखोगे, एंटी कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और फिर उल्टा याद रख लो कि साइक्लोन जो होता है लो प्रेशर होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। आपने जो भी सोचा है ना उसको ऑपोजिट सोच लो। मुझे पता है आपने साइक्लोन सोचा होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज ही सोचा होगा, तो अपनी सोच के विपरीत सोच लो एंड यू आर डन विद दिस थिंग। जी, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि किस तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है, ये हाई प्रेशर से पोलर हाई से यहाँ पे लो इक्वेटोरियल, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंट है, ना कि थर्मल कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, आई थिंक ये जो चीज़ है ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ ही ली है। अब दूसरी चीज़ जो आपको इसमें और ध्यान रखनी होगी वो होगी एनजो एंड सदर्न ऑसिलेशन की साइकिल्स, वॉकर साइकिल्स। वो मैंने एक पीवाईक्यू में भी बताई है, बट आई विल टेल इट इन दी अदर सेशन बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। एंड अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट 6th वीडियो आएगी अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऑलराइट, थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नाडोज, एंड we'll also be talking about what the extra tropical cyclones, differences क्या होते हैं इन दोनों के बीच में, देन फ्रंट्स क्यों क्रिएट होते हैं, माउंटेन एंड विंड वैली क्या होती है, एयर मासेस क्या है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, वी रेड इट। फिर देर आर सम सीजनल winds, there are local winds, and there are permanent winds, we will also be talking about that. So stay tuned for the 6th video.